हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग भाई? आई होप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो सीरीज़ में, जहाँ पे हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं CSET के लेक्चर्स। और आपको पता ही होगा सुबह 9 बजे से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया था विद बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद श्रीनाथ सर आए थे, उन्होंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक्स। उसके बाद जतिन सर आए, उन्होंने आपको पढ़ाया लॉजिकल रीजनिंग। और अब मेरा नंबर है, आपके तुषार पहाड़े, CS तुषार पहाड़े, लॉजिकल गुरुजी ऑल्सो। एंड आई विल बी टीचिंग यू द लीगल एप्टीट्यूड। आपको जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है CSET में नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि CS बनने के बाद हर बच्चे को नॉर्मली लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना कि लॉ या लीगल एप्टीट्यूड क्या है, कैसे लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे करिकुलम में, और अकॉर्डिंगली कैसे इसका वैल्यू आती है हमारे प्रोफेशन में भी। ठीक है ना? तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें ज़्यादा नहीं 4 से 5 टॉपिक्स है। मैं आपको 5 नॉर्मली टॉपिक्स पढ़ाऊंगा अच्छे से। साथ साथ में ये तकरीबन 150 पेजेस के आसपास का कंटेंट है पूरा, तो ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर में नहीं है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा ये टॉपिक आपका। और मेरे साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे MCQs, सारे प्रोविजंस, सब कुछ। और इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स को डेफिनेटली पार कर पाओगे अपने कमिंग एग्जाम्स में। जब आपके एग्जाम्स रहेगी, या तो कई लोग जुलाई में एग्ज़ाम देंगे, या तो कई लोग एग्ज़ाम देंगे नवंबर में। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये हमारा मॉड्यूल है ICSI का, जो इन्होंने अपलोड किया अपने वेबसाइट पर, दैट इज़ द CSET का जो टैब है उसके अंदर में। और साथ साथ में आपको मैं दिखा दूं तो मैं बता दूं कि साथ साथ में मेरे भी नोट्स आपको मिला करेंगे इस प्रकार के, जो आप नोट्स लेकर के पढ़ भी सकते हो। ठीक है ना? और सिर्फ नोट्स नहीं बच्चों, इसके अंदर में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा। और फिर एक बार पढ़ने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे MCQs है। मतलब एक टॉपिक पर मैंने तकरीबन 50 MCQs वहाँ पे रखे हुए, आप देख सकते हो। तकरीबन ऐसे 50-55 के आसपास MCQs है। तो ऐसे से एक ही टॉपिक है। फिर टॉपिक नंबर 2 में जाएंगे तो उसके अंदर में फिर MCQs है। तो मैं तकरीबन आपको 1000 के ऊपर MCQs करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको 1000 के ऊपर MCQs कराऊंगा अपने तरफ से। जो ICSI के मॉड्यूल में है, जो ICSI के मॉक टेस्ट में, वो तो अलग है ही है, वो तो हमको करना ही है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ों की जो कि मैं कराऊंगा आपको अपने तरफ से। ठीक है ना? तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द CSET का लीगल एप्टीट्यूड ना। पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे सिलेबस में है क्या। ठीक है, ये बता दूं, और फिर हम लोग चालू करेंगे लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन। तो ये पोर्शन तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि दिस इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी CS तुषार पहाड़े। और ये जो पोर्शन है ये आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर जतिन सर। ठीक है, तो ये आपको पढ़ा रहे हैं जतिन सर। इन्होंने आपने इनका वीडियो शायद देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो कोई चिंता मत करो, कल से वापस 9 बजे आप आ जाइएगा लाइव। 9 to 2 o'clock हम लोग डेली के डेली हम लोग वीडियोस अपलोड किया करेंगे। ठीक है ना? सो एनीवेज, सो ये हमारा पोर्शन है, मेरा पोर्शन जो लीगल एप्टीट्यूड का। मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसके अंदर में। ठीक है ना? इफ़ यू सी हियर, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ तक के। ठीक है, ये मेरा पूरा पोर्शन है यहाँ तक के 5 टॉपिक का। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान, भारत का संविधान। आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ये इसके बोलते हैं ना संरचनक थे, जिन्होंने इसकी संरचना की, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये सब जानते हैं अच्छे से। किस दिन आया था? 26 जनवरी 1950, ये सब जानते हैं। बट ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना? फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेके, जो मैंने आपको अभी दिखाया नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली सिविल रॉन्ग, रॉन्ग क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मेन हमारे 2 चैप्टर्स है कंपनी लॉ को लेकर। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन, जो हमारा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है 1980 का। क्योंकि आप लोग सब CS बनने वाले हो, मैं तो मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर आप CS के प्रोफेशन में आए हो तो मैं आपको CS छोड़ने दूंगा नहीं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, इसके बाद प्रोफेशनल। सो मैं आपको आखिरी दम तक साथ दूंगा आपका। तो मैं आपको CS बना के रहूँगा। और ऐसे में आपको जानना ज़रूरी है अच्छे से कि CS का जो एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, वो क्या है, वो कैसे आया, उसके अंदर में गाइडलाइंस क्या क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, सो दैट आप जब CS बनो तो ढंग से बनो। और फिर सबसे आखिरी में हमारा कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। और ये 5 चैप्टर होने के बाद मैं आपको, इसके बाद मैं आपको आखिरी में बताऊंगा लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इसमें नॉर्मली सही बताऊं तो कुछ नहीं है, ये जो 4 से 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर का केस स्टडीज होगा लीगल रीजनिंग, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, लाइक दिस। ठीक है, तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। तो एक तरह से केस लॉज इसके अंदर में कवर होंगे। तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो लिख के दूं तो हमारे 5 टॉपिक से पूरे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर, हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लेकर, हम लोग बात करेंगे हमारा CS एक्ट जो है वो, और साथ में आखिरी में हमारा कंपनीज एक्ट 2013।
ये पांचों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में इन पांचों चैप्टरों पे क्या आएगा आपको आएंगे केस स्टडीज जो हम लोग कवर करेंगे लीगल रीजनिंग में। तो दिस इज हाउ योर सिलेबस इज देयर एंड दैट टू ऑल्सो नॉट फॉर मच मार्क्स, 25 मार्क आपको इसके अंदर में फेच करे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पोर्शन पूरा है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा समय समय पे। बट सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे नॉर्मली जो आगे भी देखेंगे वो बच्चे कौन से हैं, वो बच्चे हैं एंट्री वाले, पहली बार वो लॉ पढ़ रहे हैं। तो जानना जरूरी है अच्छे से कि लॉ क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। लॉ है क्या बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है लॉ। अगर मैं आपसे पूछूं तो कई बच्चे बोलेंगे सर लॉ का मतलब होता है बेसिकली रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये लॉ बताया जाएगा। जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, सबको पता ही पिछले 2 महीनों से, और हर 15 दिन में लॉ बदलते रहते हैं। हर 15 दिन में लॉकडाउन के रूल्स बदल रहे हैं। घर से बाहर मत जाना ये लॉ है, ठीक है, कि ये रूल्स है। बताइए मुझे सोचकर, घर से बाहर मत जाना ये लॉ है कि रूल्स है। व्हाट यू थिंक, ये लॉ है कि रूल्स है, गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है। अगर मान लो मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो मेरी लाइव क्लास चल रही है और मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है, 8 AM, और मैंने रूल रखा है अपने क्लास में कि जो बंदा 8 बजे के बाद आएगा उसको मैं क्लास में एंटर होने नहीं दूंगा। जो भी बच्चा 8 बजे के बाद आएगा उसको मैं क्लास में एंटर होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा रूल है। क्लास में मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लो अगर सुबह 8 बजे के बाद 8:10, 8:15, 8:20 बच्चे आए जा रहे तो मेरे को डिस्टर्बेंस होगा, मुझे भी होगा और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगा। और फिर बच्चा, आप देखो क्लास में, इमेजिन करो बच्चा क्लास में पहुँचता है लेट, फिर बाद में बोलता है अपने दोस्त को चल बाहर निकल, मुझे अंदर बैठना है। फिर वो बाहर निकल के अंदर बैठता है, तो उसकी वजह से बाकी 2 बच्चे खड़े होकर के ये बंदे को जगह देते हैं अंदर घुसने की। तो ये सब कॉमेडी होती रहती है, उसमें बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मैंने रूल बना लिया कि भैया ये सब फालतू बातें नहीं चलेगी। 8 बजे क्लास है, वी विल स्टार्ट एट 8 o'clock, और 8:05, 8:05 पे जो बंदा नहीं आया दरवाजा बंद। व्हाट डू यू थिंक, ये रूल है कि लॉ है? आंसर है बच्चों, ये रूल है। तो फिर सर फर्क क्या है रूल और लॉ में? फर्क यही है कि ये मैंने अपने मन से बनाया है, ये मेरे लिए एप्लीकेबल है। बट क्या पूरे इंडिया भर के क्लासेस में ऐसा ही रूल होता है क्या? नहीं। सब क्लास में ऐसा होता है क्या कि 8 बजे के अंदर नहीं आएंगे तो दरवाजा बंद कर दूंगा? नहीं, ये रूल नहीं है सबके क्लास में, बाकी जगह चलता है। तो दिस इज हाउ दे हैव देयर ओन। तो फैकल्टीज जो पढ़ा रही है आपको, उनका अपना अलग तरीका है, मेरा तरीका अलग है। तो ये मेरे क्लास के रूल्स है। बट मान लो अगर मेरे समान इंडिया के बाकी टीचरों ने भी लगा उनको कि नहीं, ये तुषार सर जो बोल रहे हो सही है, लेट आने पर बच्चों को थोड़ा सजा मिलनी चाहिए, तो सबने मिलकर ये रूल बनाया। फिर सबने मिलकर क्या किया, एक पार्लियामेंट भी ज़्यादा हो गया, पहले विधानसभा को उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बिल बनाओ, है ना, एक बिल बनाओ, एक कानून का संशोधन लाओ और वो बिल बना करके उसको क्या करो, पार्लियामेंट में रखो, अपने विधानसभा में रखो और उसको पास करवाओ। और फिर ये बिल सच में पेश हुआ। उसका बिल का नाम रखा लेट कमर्स एक्ट 2020, लेट कमर्स एक्ट 2020। तो जो भी लेट कमर होंगे उनके लिए अलग अलग रूल बनाए गए और फिर पार्लियामेंट में ये लकीली पास भी हो गया, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो आपको शायद बात साथ में बता भी दिया मैंने कि आपको एक्ट बनता कैसे। सबसे पहले क्या होता है, एक बिल बनता है, वो बिल कहाँ पेश होता है, आपने बहुत बार सुना होगा लोकपाल बिल के बारे में, लोकपाल बिल। तो बिल बनता है पहले और वो बिल कहाँ पेश होता है, पार्लियामेंट में। इट कैन बी लोकसभा, इट कैन बी राज्यसभा, ऐसे अलग अलग जगह पे पेश होता है, ठीक है ना। अगर स्टेट का बिल है तो पेश होगा विधानसभा में। तो लाइक दिस वो पेश होगा और फिर वहाँ के जो MPs होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर अगर स्टेट का होगा तो MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहाँ पे पेश होगा। और जब वो लोग पास करेंगे तो ये बनेगा एक्ट, तब ये बन जाएगा लेट कमर्स एक्ट। और उसके बाद अगर कोई बच्चा लेट आना शुरू हुआ तो उसको मिलेगी सज़ा, उसको मिलेगी पेनल्टी। बट अगर रूल को फॉलो नहीं किया तो कोई सज़ा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल आर जस्ट फॉर आवर सेल्फ। आपके घर में आपके माँ बाप खास करके पापा बोलते होंगे कि लड़की अगर होंगी तो बोलते हैं 7 बजे के पहले घर आ जाना, लड़का भी होगा तो बोलते हैं, क्योंकि अभी आप बच्चे हो ना, छोटे हो, पढ़ रहे हो, तो अभी आपको माँ बाप बोलते हैं कि 7 बजे के पहले घर आ जाना, 9 बजे के पहले घर आ जाना। ये 7 बजे के पहले जो पापा बोल रहे घर आना, ये क्या है? ये लॉ है क्या? कि ये कानून है क्या? नहीं, ये रूल है आपके घर के। साथ में बैठ के डिनर करेंगे, एक साथ डिनर करेंगे, ये घर के उसूल है, अच्छा लगता है। बट ये कोई कानून नहीं है, ये पार्लियामेंट में पास हुआ कोई एक्ट नहीं है कि अगर आपने रात को घर पे खाना नहीं खाया विद योर फैमिली तो आपको जेल डाल दिया जाएगा। नहीं, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे से कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल एंड एक्ट। रूल में और एक्ट में फर्क क्या है, और मैं आपको जो जो बताने वाला हूं ये सब एक्ट्स है। मैं अगर बात करूं आपको टॉर्ट्स, तो एक एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट है। अगर आपने देखा ना अभी यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर में हेडिंग पे, इफ आई टेक यू टू द टॉप, ये देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो साल जिस दिन ये एक्ट पास हुआ है 1872, 1872 में एक्ट पास हुआ है। और ये एक्ट है क्या सर, कौन सा एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है? सर कहाँ पे सर? इंडिया के अंदर में। तो सर इंडिया किसको बोलते हैं मैं समझाऊंगा, मैं बातें बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ एक्ट को लेकर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूल्स या रेगुलेशन या चीज़ें। अब क्वेश्चन आता है सर लॉ, वाई लॉ? एक तो हमने बात कर ली व्हाट इज लॉ। So what is law? It is not a rules regulation, but yes, it is a set of rules, set of regulations, set of guidelines, set of principles, all the set of all those things which you can imagine, but then having a legal backup. जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिसको मान्यता मिली हुई है। तो जो लॉकडाउन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ऐसा मत करना वैसा मत करना, ये क्या लॉ है क्या? यस, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, MHA का आपको गाइडलाइन मिलती रहती है रोज, MHA मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, तो उन्होंने बनाया है। तो वो जब बनाते हैं तो गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है और वो बनता है लॉ। तो वो लॉ है डेफिनेटली, अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो डंडे पड़ते हैं, डंडे पड़ेंगे आपको, क्योंकि सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, मैंने नहीं बनाया अपने मन से, मेरे अपने हाथ से नहीं बनाया है मैंने कि मैं आपको बोलूँ कि ऐसा करो करके। इट इज़ एज पर द लॉ एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये होता है व्हाट इज लॉ? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, principles, everything taken together and then given a legal backup, governmental approval। तड़का मार दिया किसका? गवर्नमेंट के अप्रूवल का। बाकी है वही चीज है जो मैंने बोला आपको, घर पे रात को लेट आना, वो भी एग्जाम्पल में रूल ही है। बट जिस दिन ये पूरे इंडिया के लोग, हर माँ बाप चाहेगा कि नहीं मेरे बच्चे के लिए ये कानून बन जाए, उस दिन वो कानून बनेगा। अभी तक तो सर फिलहाल घर पे रूल है। बात समझ में आ गई? द एग्जाम्पल आई विच आई गिव, दैट एग्जाम्पल ऑफ लेट कमर्स एक्ट, वो रूल है, वो रूल है। बट जिस दिन पूरे इंडिया के टीचर्स एक साथ जमा हो जाए और बोले कि नहीं हमारे बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए जरूरी है कि सर ये एक कानून बन जाए कि जो बच्चा लेट आएगा उसको सजा मिलनी चाहिए, तो बच्चा पहले आएगा 5 मिनट पहले और पढ़ाई करेगा, पंक्चुअलिटी होगी उसमें, डिसिप्लिन आएगा उसके अंदर में। अगर ये कानून बन जाए तो फिर सर ये सजा मिल सकती है, इस पर जेल भी जाना पड़ सकता है, ये पेनल्टी भी हो सकती है। तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द इंट्रो ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज लॉ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कम्स इज सर व्हाई, बट व्हाई लॉ? लॉ चाहिए क्यों है? लॉ चाहिए क्यों है? क्या रीजन है लॉ बनाने का? क्यों नहीं लॉ बनाए काम हो सकता? जैसे RTO है ना, RTO रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस जो है RTO, जब आप ट्रैवल करते हो, गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। आपको रूल्स को फॉलो करना होता है, सिग्नल्स को फॉलो करना होता है। वन वे जहाँ पर है वहाँ पे वन वे में आपको गाड़ी चलानी नहीं है। सो मेरी पॉइंट्स आर देयर। वो क्यों बनाए गए? और मुझे बताओ अगर वो लॉ नहीं होता तो क्या होता? व्हाट इज लॉ समझ में आपको आ गया कि रेड कलर है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, ये लॉ है। टू ड्राइव अ व्हीकल यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वैलिड लाइसेंस। वैलिड लाइसेंस का मतलब गिवन बाय RTO एंड प्रॉपर सॉरी आई एम सॉरी प्रॉपर का मतलब यहाँ पे किस एंगल से ले रहा हूँ? प्रॉपर का मतलब उसकी जो वैलिडिटी है, उसका जो लास्ट डेट है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लैप्स हो गया हो लाइक दिस। तो प्रॉपर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। ट्रैवल तो कर सकते हो, पीछे बैठकर नहीं चला सकते। ये हो गया व्हाट इज लॉ। क्वेश्चन आता है वाई। वाई अच्छा बताइए मुझे, वाई लॉ? अगर मान लो ट्रैफिक सिग्नल्स में अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? भाई कोई भी बंदा सिग्नल को फॉलो नहीं करेगा, बिना सिग्नल के वो गाड़ी चलाएगा, हो सकता है गाड़ी को वो किसी को ठोक दे, किसी को इंजरी हो जाए, किसी की मौत हो सकती है। और ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? सजा किसको मिलेगी? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इसलिए क्या बनाया जाता है? कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, और वो करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे आपकी एग्जाम में ले लो ना, आपकी एग्जाम पहली जो एग्जाम होने वाली है वो जुलाई 17 को होने वाली है और लास्ट डेट रखा है 15 जून। मतलब जो बच्चा 15 जून के अंदर क्या होगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा विद ICSI, ही और शी कैन गिव एग्जाम इन जुलाई। सो 15 जून क्यों रखा है? ये लॉ है ना। क्यों है सर लॉ? क्योंकि अगर 15 जून तक रजिस्टर नहीं करोगे, अगर आप आखिरी दिन तक करोगे तो आप पढ़ोगे कब और आप एग्जाम कब दोगे? तो उन्होंने 15 जून का एक डेडलाइन रख दी है। जो बच्चा इसके पहले आएगा वो जुलाई एग्जाम दे पाएगा। जो बच्चा 16 जून को भी आएगा वो बच्चा कब एग्जाम देगा? नवंबर में, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा। दिस इज अजम्पशन ऑफ ICSI। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा 10 दिन पहले रजिस्टर करे और एग्जाम देने चले जाए।
इससे क्या होगा, एग्जाम में बच्चा फेल ही हो सकता है, और फेल होगा तो फिर नाम उसका भी खराब हो रहा है और खराब हो रहा है इंस्टीट्यूट का भी। सो दे वांट कि नहीं, हर बच्चे को कम से कम 1 मंथ का टाइम मिलना चाहिए पढ़ाई के बीच का और उसके रजिस्ट्री के बीच का। So this is the logic behind this. So if I am asking you why, तो why has only one answer, that is to give the country, the economy, the society a behavioral structure. उनको एक तरीका मिलना चाहिए how to behave, how to operate. बिना लॉ के कोई वैल्यू नहीं होगी सर, तो सब अपने मन से चलाएंगे, कोई किसी की कीमत नहीं करेगा, कोई किसी वैल्यूएशन नहीं करेगा। लॉ है तो कम से कम डर के मारे कम से कम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सामने में ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, हालांकि तो उसकी भी मजाक उड़ाते लोग, मामा खड़े हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कई लोगों को, बट फिर भी कई लोग तो है हमारे कंट्री में जो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स देख करके, ये सामने में पुलिस हवलदार को देख करके रुक तो जाते ही है। अगर वो भी नहीं होता तो शायद 100% लोग ऐसे ही करते, 100% लोग ऐसे ही करते। और फिर जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स, उनकी तो लाइफ में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, फिर कैसे घूमते रहते हो यहाँ वहाँ, वैसी ज़िंदगी हमारी भी होती। कोई सिर पैर नहीं है किसी चीज़ को, तो फिर उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि सर हम लोग डिसिप्लिन्ड है। तो एनिमल में और हमें यही तो फ़र्क है ह्यूमन बींग्स में, कि एनिमल्स के लिए कोई रूल नहीं होता, कभी भी वो रास्ते में आड़ा रास्ते से अपने चले जाते हैं। दे नीड टू बिहेव एज पर देयर विश। उनके लिए कोई लॉ थोड़ी होता है सर, हमारे लॉ है, हम उनको नहीं मारेंगे। बट शेर के लिए कोई थोड़ी लॉ है कि शेर हमको नहीं खाएगा, बट हमारे लिए लॉ है ना कि हम शेर को नहीं मारेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे लिए लॉ बनाए गए क्योंकि हम लोग सिविलाइज कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और हमने सबने सुना होगा कि वी आर आर एनिमल्स, हम सब एनिमल्स ही है, वी आर सोशल एनिमल्स, हमें सबसे ज़्यादा बुद्धि है, ये और जबान, ये 2 चीज़ों की वजह से हम लोग सुप्रीम है। अदरवाइज सर तो हम सब वो काम करते हैं जो प्राणी लोग करते हैं, जो एनिमल्स करते हैं वो हम भी करते ही है ना। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हम भी लेते हैं, वो भी घूमते हैं, हम भी, सब कुछ तो वैसे ही है। सिर्फ ये और जबान, ये 2 चीज़ें हमारे पास ऐसी है सर जो किसी और के पास नहीं है, और इसको कंट्रोल में रखने के लिए लॉ बनाया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ का पॉइंट आखिरी में आएगा, हाउ टू मेक ए लॉ। तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले कोई भी चीज़ का क्या बनेगा, एक कमिटी बनाई जाएगी। जब भी कोई लॉ पढ़ोगे आप तो कमिटी बनाई जाएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं समझाने के लिए, इफ़ आई टेक यू टू जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेक यू टू गूगल, ठीक है, और मैं आपको बताऊं जे ईरानी कमिटी, तो आप समझ जाएंगे आप इसके बारे में कि क्या मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जे ईरानी कमेटी में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जे ईरानी कमेटी का बेसिक मोटो था, जब कंपनी लॉ बना तो कंपनी लॉ में उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया कंपनी लॉ के लिए। कंपनी लॉ 1956 का था पहले, कंपनीज एक्ट, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए, इकोनॉमिक बदल गए। तो फिर 2005 में, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज, 4 में उन्होंने कमेटी बनाई और 5 में उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि सर वी विल नीड टू रिवैम्प द ओल्ड लॉ 56 का लॉ एंड वी शुड मेक द न्यू लॉ। यह उन्होंने डिसाइड किया। 2004 में कमेटी बनाई गई। तो पहला काम क्या हुआ, कमेटी बनाई गई डॉक्टर जे ईरानी, सामने में आप देख पाओगे। और फिर ये कमेटी में बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कमेटी में पहले रिपोर्ट बनाई, फिर रिपोर्ट बना के क्या किया इन्होंने बिल प्रेजेंट किया। ऐसा करके आपको पूरा पढ़ने मिलेगा अंदर में आपको, तो आप देख सकते हो। तो कमेटी रिपोर्ट बनाई कंपनी ने 2005 की, और वो 5 की कमेटी रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि सर कौन से प्रोविजंस है, प्रॉब्लम्स है हमारे एक्ट में, पुराने एक्ट में, उसको बदलना चाहिए और नया लॉ बनाना चाहिए। और अकॉर्डिंगली नया लॉ हमारे सामने में फिर 2013 के पहले आया। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहला काम अगर कुछ होगा तो वो कौन सा होगा, कमेटी बनाने का, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी तरीके से, वो आता है नॉर्मली कमेटी बनाना। एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी का काम होगा पहले, सबसे पहले क्या बनाना, रिपोर्ट बनाना, ठीक है। तो इफ आई टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, सबसे पहले बनेगी कमेटी। तो जो आपको मैंने बोला ना एग्जांपल, लेट कमर्स एक्ट वाला, वो भी एक्ट बनने के पहले क्या बनेगी, कमेटी बनेगी। वो उस कमेटी का काम क्या होगा, एक बिल बनाना। वो बिल बनाएंगे, बिल ड्राफ्ट करेंगे, और वो बिल ड्राफ्ट करने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे, वो भेजेंगे पार्लियामेंट में। इट विल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। जहाँ पे आपको पता ही अच्छे से कि 2 हाउसेस है, एक है लोकसभा LS और एक RS और राज्यसभा, ठीक है। 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे जाएगा, और जब ये दोनों तरफ से क्या आएगा, अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आएगा, तो ये जाएगा किसके पास, इट विल गो टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो क्या करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, रेटिफाई करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या करना, प्रेसिडेंट का नॉड। और जिस दिन ये हाँ बोल देंगे, उस दिन वो क्या बन जाएगा, एक्ट, ठीक है। आई होप आप देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो।
मैं आपके लिए काम करता हूँ उसको, मैं आई मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप इसको अच्छे से देख पाओ, ठीक है ना। एंड आई यूज़ ऑल्सो कलर पेन सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या क्या बताया मैंने। कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी पहले क्या बनाएगी, बिल बनाएगी। बिल कहाँ जाएगा सर, हमने बताया था पार्लियामेंट में। वहाँ पे 2 हाउसेस होती है हमारे पास, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जब ये दोनों के दोनों हाउसेस क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो ये बिल जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास उसके अप्रूवल के लिए। और जिस दिन प्रेसिडेंट साहब अपना क्या दे देंगे, नॉट दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, इट विल बिकम अ एक्ट। फिर वो नाम जो हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये जो भी आपके मुंह पे एक्ट का नाम आता है, जीएसटी का जो नाम ले लिया आप, ठीक है, जो भी आपकी जबान पे आंसर आएगा वो सब एक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। और फिर इस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं और फॉलो कराते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें ढंग से बहुत बातें बताऊंगा मैं आपको, बट एक ओवरव्यू समझ लो अच्छे से आप कि व्हाट इज अ ओवरव्यू ऑफ दिस। कमेटी बनेगी, फिर से बताता हूँ रिपीट करके, कमेटी बनेगी, कमेटी बना के क्या किया जाएगा, उसको बिल बनाया जाएगा। बिल बना के कहाँ पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वी हैव 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। वो क्या करेंगे, उसको अप्रूव करने के बाद कहाँ पे भेजेंगे, दे विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा राष्ट्रपति जो है, आज कौन है राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी है क्या, नहीं, अब्दुल कलाम साहब, सर वो तो अभी दुनिया में भी नहीं रहे, पहले थे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल मैडम भी थी पहले, उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब थे, अब हमारे कोविंद साहब, ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो कोविंद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं और वो हमारा ये अप्रूवल करेंगे। अब हो सकता है 2 साल बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद कभी भी कोई और बन सकता है, तब की बात की बात है। बट जो भी रहेंगे प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे, नॉट देंगे। और उस दिन वो क्या बनेगा, आखिरी जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इट विल बिकम अ एक्ट, कानून। तो व्हाट इज लॉ, समझ में आपको आ गया होगा। पहले तो मैंने बताया आपको कि व्हाट, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग। बट देन सबसे बड़ी बात है, ये सब चीज़ों को क्या होना चाहिए, हैविंग अ लीगल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन लॉ में इसको क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लॉ इसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो सर ये क्या नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा। तो मैंने बताया आपको कि व्हाट, देन आई टोल्ड यू व्हाई लॉ। व्हाई लॉ, तो वाई लॉ मैंने बता दिया आपको सर, सिंपल सी बात है, कंट्री को, इकोनॉमी को चलाने के लिए, अच्छे तरीके से, ढंग से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉ। एंड हाउ, तो सामने आपके है ही, फिर हाउ टू मेक अ लॉ, तो ये आपके सामने में दे ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल इन 1 पेज विच आई हैव मेड इन सिंपल लैंग्वेज। आई गिव यू 1 or 2 minutes टू नोट इट डाउन। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर मुझे आपको कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो, ठीक है ना। बट पहले इसको आप लिख लीजिए, मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन करके रख दिया हुआ है, या तो चाहो तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, या फोटो बना लीजिए, ले लीजिए, ठीक है ना। बट फटाफट इसको पहले कर लीजिए। कोई डाउट्स है बच्चों, तो मुझे बता दीजिए, इसके अंदर में कोई दिक्कत है आपको तो एक बार। राइट, ओके। चलिए, परफेक्ट लग रहा है मुझे तो अभी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है यहाँ पे। सो आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे। सो लेट्स कम टू अगेन टॉपिक। अब अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, कुछ और एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज। यस, सो लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज। लॉ बहुत टाइप के होते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब लॉ का मेन मोटिव देखो, कई बार लॉ के लॉजिक भी होते हैं, कई बार लॉजिक भी नहीं होते। सर कैसे मतलब है, देखो लॉ इज व्हाट यू थिंक, लॉ इज अ पर्सन बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड। तो आंसर इज लॉ इज सिचुएशन बेस्ड। सर कैसे सर, देखो बहुत सारी बातें हैं। एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, अगर मान लो
मैं किसी का अगर क्राइम कर रहा हूँ, मैं किसी का खून कर रहा हूँ, तो कोर्ट मुझे सजा देगा डेफिनेटली। बट अगर कोई लड़की किसी का खून कर रही है और अगर वो ये साबित करेगी कि उसके साथ रेप हो रहा था, एंड बिकॉज शी वांटेड टू प्रिवेंट हर, शी वांटेड टू सेफगार्ड हर सेल्फ, उसको मारना पड़ा आगे वाले बंदे को। बात समझो मेरी क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो किसी लड़की का रेप होने की कोशिश हो रही थी और वो लड़की बहुत बहादुर है, उसने क्या किया, अपने आप के साथ कोई जाति ना होने देते हुए उसने क्या किया, उन आगे वाले लोगों के साथ फाइट करी और उसने अपने बचाव के लिए उनको मार दिया। और अगर ये साबित कर देते कोर्ट में वो, तो उसको ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, जेल नहीं मिलेगी, अवार्ड मिलेगा। पर सर अगर यही हम सब किसी को चाकू मारने की कोशिश भी करते हैं, इफ आई ट्राई टू इवन किल समवन, आई विल बी बिहाइंड द बार्स, बिकॉज इट इज नॉट अ पर्सन, इट इज नॉट अ सिचुएशन कंसेप्ट, इट इज नॉट अ पर्सन टू पर्सन कंसेप्ट। तुषार पहाड़ है या कोई लड़की, एक ही तो बात है, नहीं सर, सिचुएशन अलग थी दोनों में, बहुत फर्क है दोनों में। तो लॉ बदल जाता है, लॉ बदल जाएगा, सिचुएशन बदल गई, लॉ बदल गया, कंट्री बदल गई, लॉ बदल गया। लेट्स से इफ यू गो टू साउथ अफ्रीका, आप सबने सुना होगा, कई मूवीज देखी होगी आपने, जन्नत मूवी देखी होगी, जन्नत पहली वाली, जहाँ पे इमरान हाशमी कैरेक्टर था एंड ही गोज टू, वो क्रिकेट का मैच उसमें बताया गया था, पूरा क्रिकेट के बारे में बताया गया था, एंड द क्रिकेट मैचेस वाज हेल्ड इन अफ्रीका एंड ही गोज देयर एंड ही पुट्स अ बेटिंग एंड ऑल। आजकल भी अभी भी आता है वो, इफ यू हैव सीन दैट इनसाइड एज जो सीरीज चलती है, उसे भी देखोगे तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि अफ्रीका में बेटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, अलाउड है। इंडिया में अगर बेटिंग गैम्बलिंग होती है तो इलीगल मानते हैं, क्राइम होता है, जेल में डालते हैं, पर अफ्रीका में ये लीगल है। अगर इंडिया में हम जब चलाते कार चलाते हैं, व्हेन वी ड्राइव अ कार, वी हैव अ राइट हैंड ड्राइव। हमारे कंट्री में जो कार की जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सब राइट हैंड में ड्राइवर बैठता है। बट अगर आप जाएंगे यूएस में, वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। बताइए कौन अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ, हमारे कंट्री में जब औरत विधवा होती है, विडो होती है, तब वो वाइट कपड़े पहनती है। यूएस में जब शादी होती है उस लड़की की, तो वो वाइट कपड़े पहनती है। ये आपने देखा भी होगा सीन, जो मूवी आई थी पीके, तो उसमें बताया गया था कि विधवा जो होती है हमारे कंट्री में वो वाइट पहनती है। बट वही विधवा अगर, मतलब वही लड़की सारी अगर यूएस में शादी कर रही है तो वाइट पहनते हैं। वहाँ पे शादी करते समय वाइट पहनने को महत्व देते हैं। तो व्हाट एम ट्राइंग टू पुट बाय एग्जांपल कि कौन सही है, अफ्रीका में बेटिंग करना सही है कि इंडिया में नहीं है वो सही है। सर हाउ कैन यू से, अफ्रीका के उनके खुद के लॉज है, वो उनकी मर्जी है, हमारे कंट्री में खुद की मर्जी है। अगर इंडिया में अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा क्या मिल सकती है, सबसे बड़ी सज़ा डेथ सेंटेंस। और डेथ सेंटेंस भी किस तरह की, टू बी हैंग टिल डेथ। अभी अभी लास्ट मंथ आपको पता होगा कि जो निर्भया रेप केस में आरोपी थे उनको सज़ा मिली, फांसी सज़ा मिली, सुबह सुबह 5 बजे फांसी दे दी गई। फांसी हमारे कंट्री में फांसी देते हैं, और फांसी देने में भी टाइम, एक तो बहुत टाइम लग जाता है, साल लग जाता है, और देते भी तो फांसी देते हैं। बट अगर आप रहते हो कौन से कंट्रीज़ में, अगर आप रहते हैं अरब कंट्रीज़ में, खास करके अगर आप बात करते हो कहाँ पर, यूएई में, ईरान में, इराक में, तो पता है आपको चौराहे पे ला करके गला काट देते हैं आपका, चौराहे पे लाकर। ये उनका तकनीक है, उनकी टेक्निक है। तो कौन सही है, इंडिया वाले कि वो वाले? अब हमें से कह लो सर वो अच्छा है, सर ऐसे लोगों को तो यही मिलना चाहिए, आपको लगता है, बट लॉ नहीं है ना वो। लॉ तो यही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इंडिया में ये करना गलत है। इंडिया में सज़ा ऐसी मिलती है। इंडिया में गाड़ी चलती है राइट हैंड तरफ से, वहाँ पे लेफ्ट हैंड चलती है, वो उनकी मर्जी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट बाय दिस एग्जांपल इज, हर तरफ अलग अलग तरीके से रूल्स है, रेगुलेशंस है, सबके लॉज अलग अलग है, और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, बिहेव करना है। ऐसे कोई थंब रूल नहीं हो सकता कि सर आपको ऐसे ही करना होगा या वैसे ही करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट लॉज आर बेसिकली सब्जेक्टिव, रिलेटिव कंसेप्ट है, बंदे के ऊपर देख देख के लॉ बनता है। यहाँ तक सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देता हूँ माइनर के बारे में। अब मेरा हमेशा का एग्जाम्पल होता है हमेशा पढ़ाने के लिए, माइनर। तो बताइए मुझे बताइए माइनर कौन होता है, कौन है माइनर, या मेजर कौन है? आप में से कई लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, जो CSET में आए हैं, उसमें से मैं जानता हूँ कई बच्चे माइनर है और कई लोग मेजर है। सर कैसे सर? क्योंकि कई बच्चों ने अपने 12 17 साल में कंप्लीट कर ली होती है, तो 17 साल में वो EET में आ गए, तो वो कौन है, माइनर है। और कई लोग जिनकी उम्र 18 के ऊपर है वो मेजर है। तो जो एज है 18, ये क्या मानी जाती है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस है। ये बात सबको पता ही है, जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसको सबको पता है कि एज डिफरेंस जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी में ये है माइनर की। पर मुझे बताओ जिस बच्चे की उम्र, अब देखना एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से अगर कृष्णा की बात करो, कृष्णा सारडा यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहा है, तो लेट्स से आई टेक एग्जांपल ऑफ कृष्णा। लेट्स से कृष्णा की उम्र है 17 साल 11 महीने और उसका बर्थडे अगले महीने उसका, या इसी महीने उसका बर्थडे है। कृष्णा का बर्थडे है 28 जून को। इसके डेट ऑफ बर्थ क्या थी? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 28
जून 2002, 28 जून को कृष्णा क्या हुआ, पैदा हुआ, और आज 28 जून 2020 को उसके 18 साल पूरे होंगे। एग्जाम्पल लेता है। और आज क्या तारीख है, आज है 1 जून। तो आज की तारीख में कृष्णा कौन है, मेजर की माइनर? सर कॉमन सेंस है, माइनर है। उसकी उम्र है 17 साल 17 ईयर्स 11 मंथ्स, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे बताओ सर, ये कृष्णा 17 साल 11 महीने का है, जब आएगी 20 तारीख 20 जून तब भी बच्चा रहेगा, 22 तारीख को बच्चा रहेगा, 27 जून को भी क्या रहेगा, बच्चा रहेगा। 27 जून को रात को 11 बजे 11 PM मेजर की माइनर है। 27 जून को 11 बजे कृष्णा सारडा मेजर की माइनर, बताइए। आंसर है माइनर है। कृष्णा सारडा 27 जून को 11:55 में 11:55 को मेजर की माइनर। कृष्णा सारडा 27 जून शाम को 6 बजे 27 जून को रात को 11:55 पे मेजर की माइनर। आंसर आएगा सर माइनर। और विद इन 5 मिनट्स आएगा 12 बजे 12 AM, और तारीख क्या हो जाएगी उस दिन, 28 जून। और कृष्णा सारडा क्या हो चुका रहेगा, 18 साल 0 मंथ्स 0 डेज, और क्या बन जाएगा, मेजर। अब ये समझ सबको आगे। अब इसमें नया क्या बताया, नया ये बताया कि सर कितना कॉमेडी इसमें, कि सर ये कृष्णा सारडा 5 मिनट पहले कौन है, माइनर है। मतलब व्हाट इज माइनर, सर बच्चा है, समझता नहीं तेरे को कुछ, यू आर इनोसेंट, तुम नादान हो, तुमको उतनी अकल नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमको समझ नहीं है। ये सब बातें बोलते हैं हम लोग कब, 27 जून को 11:55 पे। और कैसे वो बच्चा 5 मिनट में क्या बन चुका है, मेजर। पापा मेरी शादी करा दो, मैं तो मेजर हूँ, मुझे वोट करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, सब कुछ करना है सर मुझे, क्योंकि मेरी एज 18 साल हो चुकी है और मैं मेजर हो चुका हूँ। कितना वाहियात कंसेप्ट है ये। पढ़ने के लिए सबको यही याद है कि सर 18 से नीचे माइनर, 18 से ऊपर मेजर, बट रियलिटी में ये कितना वाहियात है। सर वाहियात क्यों बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे लॉजिक ही नहीं लगाया हमने। आज के ज़माने में, आज की अगर बात करूँ, आज के ज़माने में बच्चे 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, उनकी हरकतों से दिखते भी नहीं कि वो कौन है, माइनर है। अभी निर्भया रेप केस की बात अगर करूँ तो आपको पता होगा उसमें 6 लोग थे, उसमें से एक बच्चा भी था। निर्भया रेप केस में एक बच्चा भी था, जो बच्चा बोलता हूँ मैं जिसको, जो कि इतने बड़े रेप केस में इन्वॉल्व था। आजकल की जो अपब्रिंगिंग है, जो संस्कृति है, जो हिसाब से चीज़ें हो रही है आसपास की, एवरीवन हैव हर्ड अबाउट दिस बॉयज़ लॉकर रूम। सबको पता ही होगा, ये न्यूज़ आजकल तो चली रही है बहुत हिट, बॉयज़ लॉकर रूम, सुना ही होगा आपने उसके बारे में। 10वीं क्लास के बच्चे, 11 साल के बच्चे क्या क्या बातें करते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम सुना ही होगा आपने, नहीं पता होगा तो गूगल करिएगा। शर्मनाक बात है। और बच्चे तो रहे, सब अकेले, उनको उम्र है 16 साल की, 17 साल की, कई सारे लोग ऐसे हैं। और हमारे कंट्री में ऐसे कुछ पप्पू लोग भी है जिनकी उम्र 45 है बट है बच्चे है ना, समझ गए होंगे आप लोग किसकी बात कर रहा हूँ। पप्पू जो उम्र में बड़े हैं बट अकल में बच्चे हैं, और ये जो लोग हैं ये उम्र में बच्चे हैं, अकल में बड़े। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो मैं आपको पढ़ाया पूरा, ये सब एक कॉमेडी है। रियल लाइफ में उम्र से नहीं डिसाइड करते मेजॉरिटी माइनॉरिटी। और सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा 11:59 में वो क्या था, माइनर था, विद इन नेक्स्ट मिनट 12 बज जाते हैं और वो क्या बन जाता है, मेजर। इट इज़ ऑल बुलशिट, इट इज़ ऑल जस्ट अ लॉ में लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं बात करता हूँ लॉजिक की, लॉजिक लगाया करो। ऐसा क्यों, क्योंकि चले आ रहा है। जब ये बनाया गया था उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में बच्चे की एज 18 बोला जाती थी, सही थी। बट मुझे लगता है लॉ शुड हैव बीन अमेंडेड नाउ। और क्रिमिनल केस में, इंडियन पेनल कोड में, खास करके रेप के केस में तो 16 साल की एज करी दी उन्होंने माइनॉरिटी की। और आगे जाके मुझे लगता है बहुत जल्द 1 साल में इसमें अमेंडमेंट आ सकता है और बच्चे की एज ये लोग कम कर देंगे, क्योंकि आज की जो हालात चल रही है उस हिसाब से एज बदल गई है। सो लॉजिक में और लॉ में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। सो एज अ ह्यूमन बींग हमको क्या करना है, लॉ भी पढ़ना है, साथ साथ में लॉजिक भी लगाना है कि इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, क्या लॉजिक रहा होगा, क्या सोच रही होगी, क्या सोचा गया होगा ये बनाने के समय, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। आज हम बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जो कल से हम लोग शुरू करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ ना, हम लोग ये शुरू करेंगे कल।
तो अब जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता ही अच्छे से, नो नीड टू से, इतनी सबको अकल है कि जो हमारे कैटेगरी में इंडिया में आज SC ST OBC बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं, इनको क्या मिलता है, बहुत सारा रिजर्वेशन मिलता है, जबकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जनरल इनको नहीं मिलता है। अब इस पर डिबेट, हमेशा डिबेट होती है टीवी में, पेपरों में, हर तरफ कि सर ये तो इनको हमेशा फ़ायदा मिल रहा है फोकट में। अरे पर सर फोकट में नहीं मिल रहा है। जब ये लॉ बनाया गया था 1950 में, तब BR अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या लॉजिक था उसके पीछे का, क्यों बनाया था, वो सोचो तो ज़रा, आपको सोचना पड़ेगा। यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू इंटरप्रेट दैट लॉ, वाई। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सर ये SC लोगों को आप लोग फ़ायदा देते हो। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, इफ़ यू ट्रैवल ऑन ट्रेन, आपको पता होगा कि अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, इनको मिलता है 50% डिस्काउंट। अगर हैंडीकैप्ड है, इसको डिस्काउंट मिलता है 75% तक डिस्काउंट मिलता है, इसको फीस में रिबेट है। फीमेल्स के लिए ट्रेनों में बोगी बनाई जाती है, फीमेल्स के लिए ट्रेनों में सेपरेट बोगी है। तो सर फीमेल्स के लिए क्यों प्रिविलेज, हमारे लिए क्यों नहीं? आप समझदार अच्छे से कि वाई फीमेल्स हैव बीन गिवन अ स्पेशल प्रिविलेज। क्योंकि अगर आप जाते हो मेट्रो में जाओगे, मेट्रो भी ठीक है सर, लोकल में जाओ कभी मुंबई के, और इमेजिन करो कि सर कोई लड़की अगर जनरल बोगी में ट्रैवल करे तो इमेजिन करो उसके साथ क्या हाल हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव अ सेपरेट बोगी, सेपरेट कोच फॉर लेडीज़। ट्रेनों में भी होता है, लोकल में है, मेट्रोज में है, बसों में सीट होती है। क्यों होती है, बात समझिए ना। लॉ में भेदभाव किया गया है, भेदभाव करने के पीछे वजह क्या है? मैंने पहले ही बोला, लॉ शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेम फॉर एवरी टाइम, एज पर सिचुएशन, एज पर पर्सन लॉ बदलता है। मैंने किसी बंदे को चाकू से उस पर वार किया, उसकी डेथ हो गई, डेथ भी छोड़ो, मैंने चाकू से किसी पे वार किया, उसके यहाँ पे गला, यहाँ पे उसका हल्का सा हाथ कट गया, खून निकला है, क्या वो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकता है? यस सर। अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे पे चार्ज चलेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। इफ आई ट्राई टू किल समवन, लेट्स से कार्तिक का नाम लेते, कार्तिक वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, कार्तिक का नाम लेते, तो कार्तिक को मैंने कोशिश की कि चलो मैं उसको चाकू से मारता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया, अभी हल्का सा खून निकला, कैन यू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी? यस सर। एट द सेम टाइम, ऑपोजिट एग्जाम्पल, मैं किसी मॉल में गया मूवी देखने के लिए, और जब वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि 3 लोग मुंह पे कपड़ा बांध करके कुछ छुपा के ले जा रहे थे अंदर में। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने उनको फॉलो किया पीछे। दे वेंट टू बेसमेंट, कार पार्किंग में गए, वहाँ जाके चुपचाप से वो क्या कर रहे थे, अपने बैग से निकाल रहे थे रिवॉल्वर, बड़ी बड़ी मशीन गन AK-47, 56 से निकाल रहे थे। मुझे समझ में आ गया ये कौन है, दीज आर द टेररिस्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शहर में बॉम्ब प्लान करने की बात कर रहे हैं या फिर कुछ करने वाले हैं। तो मैंने फट से गया, उनके पास गया, मैं बोला क्या कर रहे हो? तो बोले सर बॉम्ब लगा रहे हैं। तो और उससे 2 बंदे ने मेरे सामने ऐसी रिवॉल्वर रख दी, अपना मशीन गन निकाल के रख दी। मैं भी होशियार, मैंने उसकी रिवॉल्वर वो लिया, मशीन गन पलटाई, अपने पास ली, और धार तीनों के तीनों वहीं ढेर, तीनों आतंकवादी वहीं के वहीं ढेर, तीनों ऑन स्पॉट डेथ। अब याद करिए, मैंने एग्जांपल आपको दिया कार्तिक पंडित का। कार्तिक पंडित को मैंने हल्का सा मारा, खून आया, ही फाइल्ड ए केस ऑन मी। केस होगा? हाँ सर। तो सर कार्तिक पे जब केस हो सकता है, तो सर यहाँ तो मैंने 3 लोगों का मर्डर किया है, मैं तो सर बर्बाद हो गया ना मुन्ना ना। मुझे बुलाया जाएगा 15 अगस्त को। कहाँ पे बुलाया जाएगा? मुझे बुलाया जाएगा 15 अगस्त को दिल्ली, जहाँ पे क्या होगा, लाल किला पे परेड हो रही होगी, जहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा। मुझे अवार्ड मिलेगा, मेरे बड़े बड़े चर्चे होंगे, पेपर में नाम आएगा, क्योंकि मैंने 3 टेररिस्ट को मार गिराया। सेम एग्जाम्पल, सेम बंदा, पर अगर कार्तिक एग्जाम्पल में था तो कहानी बदल गई। अगर ये एग्जाम्पल में कौन था, वो 3 टेररिस्ट थे, कहानी बदल गई। आई होप आप समझ रहे। मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे दिए अब तक इस वीडियो में, ऑलमोस्ट सारे समय में, कि एग्जाम्पल के हिसाब से बदलता है सिचुएशन, कितने लोग हैं, कौन है, क्या है, इसके मुताबिक बदलेगा आंसर, और अकॉर्डिंगली क्या बदलेगा आपका सिचुएशन। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैसे किसी पे केस हो सकता है और क्या उसके पीछे कहानी हो सकती है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो दिस इज व्हाट नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, सब कुछ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ सही है, संविधान में ऐसे ही होगा। फिर वैसे हमने जो बात कही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो जब 2 लोगों में, जैसे आप में लेक्चर अगर परचेस करते हो, तो आप में मेरे में क्या बन चुका रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अभी फिलहाल आपके और ICSI के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। दैट आपने उनको ऑफर किया कि हम पढ़ेंगे, उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, वो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आपके और ICSI के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आप एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट यू गो टू अ मूवी
टू परचेज द टिकट, द मोमेंट यू परचेज द टिकट इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि उसके साथ स्टैम्प पेपर बना के नहीं, बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने अगर किसी बंदे को 200 रुपये दिए हैं मूवी देखने के, तो आपको पूरा हक है वो मूवी देखने का। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग कवर करेंगे। फिर टॉर्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। टॉर्ट का मतलब सर होता है, मैंने बताया था आपको, सिविल रॉन्ग। जब आप किसी के साथ में कुछ रॉन्ग करते हो, सिविल रॉन्ग, रॉन्ग करना, ठीक है ना, किसी का नाम बदनाम करना, डिफेमेशन करना, ठीक है, कोई गलत काम करना जिससे कि किसी को नुकसान हो, उनके रेवेन्यू लॉस हो उसका, दैट इज कॉल्ड टॉर्ट। एंड दैट ऑल्सो विच टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल में किसी का मर्डर कर दिया आपने तो वो क्रिमिनल में जाएगा, उसके लिए क्रिमिनल लॉ हमारे पास में, जो आप पढ़ेंगे CS एग्जीक्यूटिव में, आगे जाके टाइम आपको है, बट अभी आपको पढ़ने मिलेगा टॉर्ट, जो सिविल रॉन्ग कैटेगरी में आता है। फिर हम लोग बात करेंगे बेसिकली, ये तो बता दिया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं कल से, ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है CS एक्ट। ये आपको सिर्फ बताया जाएगा, इस पर डूज एंड डोंट्स है, एक CS बनने के समय क्या क्या करना होता है, CS बनने के बाद क्या होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग आपका जो आने वाले लॉन्ग टर्म चलेगा वो कौन सा है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। किस तरह से आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, जॉब कैसे करोगे कंपनी में, वहां से लेकर के कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी इंकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी वाइंड अप कैसे होती है, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे उन चैप्टरों में यहाँ पर। Right guys, so this is how we are going to cover the syllabus in future. So this was all about an introduction class, जिसमें मैंने आपको सबको समझा दिया कि what is contract, what is this, all the 5 chapters जो मैंने आपको दिखाया सामने में, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अच्छे से। You can go to my app, तुषार पाड़े क्लासेस ऐप आपको मालूम होगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ जाने के बाद आपको CS ET का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं शो कर दूँ एग्जाम्पल के लिए, तो इफ़ यू कैन गो टू माई ऐप तुषार पाड़े क्लासेस, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल। वहाँ जब आप जाएंगे तो पहला फोल्डर मिलेगा CS ET का, वहाँ पे सारे मॉड्यूल्स भी हैं और हमारे नोट्स भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको बेटरली CS ET की पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज पार्ट। यहाँ से मैंने आपको बता दिया सब बातें कि किस किस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड इफ़ यू सी अराउंड 150 पेजेस का हमारा पूरा पोर्शन है एज पर द मॉड्यूल, बट मॉड्यूल में बहुत कम है, इतना तो मेरा अकेले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलने वाला है। इससे ज़्यादा पेज में तो मेरा अकेले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा, क्योंकि मैं आपको दूंगा अच्छे से आइडिया, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से मैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी, वो कब आया, कैसे आया, ये सारी बातें आपको बताऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में। राइट गाइस, सो कल मिलेंगे वापस से 12:45 को जो मेरा टाइम रहेगा, और आपको पता ही होगा मैं अपना टाइम कल 9 o'clock आ जाएगी लाइव बराबर 9 o'clock अंकिता मैडम आएगी जो आपको पढ़ाएगी बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और 12:45 को मैं डेली आया करूँगा एंड आई विल टीच यू द लीगल एप्टीट्यूड पार्ट। राइट गाइस, सो विल स्टॉप हियर इन दिस वीडियो एंड सी यू सून टुमारो at 12.